nth term of an AP is 1 by m. Show that sum of m plus n terms is half of mn plus 1. तो वही a plus m minus 1d is equal to 1 by n. a plus n minus 1d is equal to 1 by m. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस. माइनस माइनस एंड देन माइनस साइन, ये कैंसल हो गया. सो m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d 1 बाय n माइनस 1 बाय m. बहुत कम चांसेस है कि ये पेपर में आए, वो बहुत कम वाले चांसेस के लिए करवा रही हूँ. तो एक बार करोगे, इसको 2-3 बार हमें प्रैक्टिस करना ही होगा. सो जस्ट दैट हमारे पास एक नोटिस में रहे कि ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. ठीक है. तो देखो यहां से मैंने d कॉमन ले लिया, तो आ गया m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन एम एन, है ना. मैंने राइट हैंड साइड में भी एलसीएम ले लिया और यहाँ पे d कॉमन लिया, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल. सो d m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन एम एन. तो ये हमारी टर्म कैंसिल हो जाएगी बिकॉज इट्स गिवन m इज नॉट इक्वल टू n, वो दिया होगा, कंसिडर करके लेके चलना है. तो d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम एन. अब इस वैल्यू को d में पुट कर दो टू गेट द वैल्यू ऑफ a. साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस m माइनस 1 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 बाय m. अभी यहां तो कर ही रहे हो, घर पे जाके फिर से सॉल्व करके आना है. हाँ, और हाँ क्या -1 आ रहा ना, ये वन लगा के आएगा. 2 चेक कर लो, -2 चेक करो. मैंने कहा था ना कि 1 माइनस 1 99% होगा. 1% वाला क्वेश्चन होगा, जो नहीं है वो 1% वाला क्वेश्चन ही है. ठीक है. सो a प्लस, यहां से अगर आप सॉल्व करते हो m माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 बाय n. तो a की वैल्यू 1 बाय n माइनस m माइनस 1 अपॉन एम एन. मैंने यहाँ पे एम एन कॉमन लिया, तो यहाँ पे m आ जाएगा माइनस m प्लस 1. ठीक है. तो देखो a भी हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन एम. दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जहाँ पे a और d की वैल्यू सेम आ रही है. अब आपको सम ऑफ एम एन टर्म्स कहा है. सो एम एन बाय 2 2 इंटू 1 बाय एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1 बाय एम. ठीक है. सम ऑफ एम एन टर्म्स का है ना. तो सम ऑफ एम एन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d होता है. तो n की जगह mn, और यहाँ पर a भी वही है और d भी वही है. तो दिस इज mn बाय 2. इफ यू चेक हियर 2 अपॉन mn हो जाएगा. अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस, कुछ ऐसे आ जाएगा. ठीक है. तो अगेन mn डिवाइड बाय 2. तो अगर मैं एलसीएम ही ले लेती हूं, दिस इज 2 प्लस mn माइनस 1. ये mn और ये mn कट गया, 1 बाय 2 यहां पर है, mn प्लस 1. दिस इज द आंसर. क्लियर हो गया बच्चों सबको. क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट हमें ना 2-3 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, कर ही लो. ठीक है. और 1-2 मतलब आपकी जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपकी वर्कशीट में दी हुई है ना, उसमें से 2 करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एज केस स्टडी बनकर आया हुआ है. और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेक्टेड होता है कि कभी भी पेपर में आ सकता है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 5 वैसे ही आपको एक्स्ट्रा बुक्स में या फिर किसी ना किसी कंपटीशन की बुक्स में थीफ वाला क्वेश्चन है, थीफ एंड पुलिसमैन बुक. दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर अभी तक पेपर में नहीं आया हुआ. तो जो आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम मैंने लिख कर दी है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, विच सेज
Kanika was given her pocket money on 1st January 2008. 1st January 2008 को उसको pocket money मिली है. Now what she does is she puts ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, ₹3 on day 3, and continued in her piggy bank. ठीक है, in the piggy bank. तो वो ऐसे मनी डाल रही है एंड कंटिन्यूड, तो डे 3 के बाद भी एंड कंटिन्यूड डूइंग सो टिल द एंड ऑफ मंथ, एंड continued doing so till the end of the month. ठीक है, from this money, from the pocket money into her piggy bank, पॉकेट मनी से रख रही है. she also spends ₹204 of her pocket money. She also spends ₹204 of her pocket money. यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ मैंने. Where is my exemplar? At the end of the month, लिखो जो मुझे याद है जितने में से. At the end of the month, she still had ₹100 left with her. She still had ₹100 left with her. ठीक है, at the end of the month, she still had ₹100 left with her. So find her what is her pocket money for the month of January. What is the pocket money for the month of January? तो केस स्टडी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ना इसमें, तो इस तरह से आएगा कि कितना उसने सेव किया. ठीक है, हाउ मच वाज द सेविंग्स. दोनों क्वेश्चंस कर लिए. And found that at the end of the month she still had ₹100 with her. How much was her pocket money for the month? मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ. ₹204 स्पेंड किया, and she still had प्रॉपर लिखा क्यों नहीं है. x minus 2 is the factor. ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखनी है बाय फैक्टर थ्योरम, ये सब लिखो. तो सबसे पहले तो आपने ये निकालना है कि उसके पास ₹100 थे और 200 उसने स्पेंड किया है. सो हाउ मच मनी शी सेव्ड. तो जो सेविंग्स की हैं, दे विल फॉर्म एन एपी. डे 1 में ₹1, देन ₹2, देन ₹3, सो ऑन. शी हैज 31 डेज, तो 31 तक उसने सेव किया अकाउंटिंग में. तो इस सब टर्म्स का हमें सम निकालना है, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और यू कैन से दीज आर कंसेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 31. तो सम कैसे निकलता है, n into n+1/2. आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो. तो केस स्टडी आ सकता है कि हाउ मच मनी डिड शी सेव.
है ना। और अगर 10 डेज का ही लगाए तो 10 डेज में उसके हाउ मच मनी वॉज देयर इन द पिगी बैंक एट द एंड ऑफ 15 डेज या 20 डेज, जो भी बता सकते हैं। तो प्रॉपर ये हमारे पास केस स्टडी बनकर आ सकती है। इंटू 16 कर दिया। कितना हो जाएगा? 496। सो दीज आर द सेविंग्स इन द पिगी बैंक। तो टोटल पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी? 100 plus 204 plus 496, which will be rupees 800. So total pocket money is rupees 800. क्लियर हो गया इतना सबको? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हसरत समझ में आ गया? ये थीफ वाला यस। क्वेश्चन है। बाकी आई थिंक सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। दीज टू क्वेश्चंस, ये वाला तो मुझे पर्सनली लगता था कि पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थीफ। अगर वो आया ना तो उसके लिए आपको सच में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। इसमें लिखा है अ थीफ रन्स, इसके बैकग्राउंड ये होती है कि थीफ एस्केप्स फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन एंड स्टार्ट्स रनिंग, सो रन्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 minutes per minute, 100 meters per minute। सो इसको आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन स्पॉट्स, तो लिखा है आफ्टर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट जब उसने भागना शुरू किया, उसके 1 मिनट के बाद अ पुलिसमैन रन्स, policeman runs after the thief to catch him। ठीक है। now the policeman he goes with the speed of 100 meters per minute in the first minute and increases his speed by 10 meters per minute every succeeding minute, every succeeding minute। after how many minutes will the policeman catch the thief?
समझ में आया क्वेश्चन? इसमें बस इतना है, द पुलिसमैन, उसकी स्पीड जो है वो एपी में है एंड थीफ इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट आफ्टर टी मिनट्स या एक्स मिनट्स द पुलिस द थीफ इज कॉट। लेट द थीफ बी कॉट आफ्टर, लेट द thief be caught आफ्टर टी मिनट्स लिख देते हैं। ठीक है, अब बस इतना देखना है टी मिनट्स आपने कहां से लिया टाइम, थीफ के स्टार्टिंग से या पुलिसमैन के स्टार्टिंग से। तो अगर हम थीफ के स्टार्टिंग से लिखते हैं तो thief has run for टी मिनट्स और पुलिसमैन ने स्टार्ट किया है 1 मिनट के बाद, तो पुलिसमैन ने रन किया है फॉर T-1 मिनट्स। पुलिसमैन तो भागा है T-1 के लिए क्योंकि 1 मिनट के बाद स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, पुलिसमैन एंड थीफ। जब पुलिसमैन ने रन करना शुरू किया, थीफ ऑलरेडी 100 मीटर्स कवर कर चुका था। ठीक है, उसके बाद पुलिसमैन, थीफ भी भाग रहा है और पुलिसमैन ने अपनी स्पीड यहां से बढ़ाकर थीफ को एक पॉइंट पर कैच किया। तो चाहे जैसे मर्जी दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों का अल्टीमेटली डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन विल गो बाय द कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय, हमारे मम्मा आ गए, देखिए बस 1 मिनट में भेज रही हूँ। ठीक है, होमवर्क नहीं करके आई थी इसलिए मैं अभी बिठाकर होमवर्क करवा रही हूँ, तो बस भेज रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ बस आ रही, 2 मिनट में नीचे आ रही हूँ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन टी मिनट्स, in t minutes is equal to distance covered by policeman in T-1 minutes। इसमें ब्रॉडली जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये वाला है, एपी बनती है वो सब चीजें तो आप चेक कर ही लोगे। x-2 आया इसमें फैक्टर, एक मुझे आंसर अब चेक ही करना पड़ेगा, हमारा सही तो लग रहा है क्योंकि बनते तो ही हैं। और होमवर्क करके आना है कल से। ठीक है, 3x³ वाला मैंने फैक्टराइज नहीं किया था, तो ये चेक कर लेंगे। हाँ, तो कल नहीं क्वेश्चंस किए हुए जो सारे हमने नहीं रिवाइज किए हुए, मैंने कहा है ना रिवाइज, होमवर्क करने का मतलब ये होता है कि क्लास में आकर ना मुझे ऐसे घूर के नहीं देख रहे हो कि मैं क्या करवा रही हूँ। होमवर्क करने का मतलब ये होता है कि जब मैं कुछ बोल रही हूँ उससे पहले तुमने सॉल्व किया हो साथ साथ। लास्ट का उसका जो मेथड था वो क्यों कौन सा? ध्यान रखना। तुम डिवाइड नहीं कर रही, तुम क्या कर रही हो इसको, डिवाइड कहाँ किया है? करा हम देखिए। यहाँ पे ये डिवाइड किया है। मुझे प्रॉपरली चाहिए, देख तू ऐसे वाला काम कर रही हो ना, मुझे फैक्टर थ्योरम में लिखा हुआ ये काम मैंने ना फिर एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने बिठाना नहीं है क्लास में, मुझे ऐसा कुछ दिखना शुरू हुआ तो यहाँ फैक्टराइज नहीं किया इसको। उसको वो नहीं चला। डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन टी मिनट्स, तो इसमें देखो थीफ की तो कांस्टेंट स्पीड है तो 100 t हो गया। अब जो पुलिसमैन कर रहा है देखो, उसने किया 100 कवर, फिर 110, फिर 120 और वो भाग रहा है T-1 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे 100 t इज इक्वल टू सम ऑफ दीज नंबर्स फॉर T-1 टाइम्स। ठीक है ना, T-1 टर्म्स हो गई, तो मैं क्या लिखूंगी T-1/2। क्लियर? तो 2 × 100 प्लस T-1 - 1 और कॉमन डिफरेंस है 10 का। बात समझ में आ गई? n-1 होता है ना, बात समझ में आ गई सबको? बस यही एक इक्वेशन बनती है जिसे आपने सॉल्व करना है, समझने वाली ब्रॉडली। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, हाँ अगर पहली बार कर रहे हो ना, तो एक बार तो इसमें सोच होती है कि क्वेश्चन होगा कैसे, बिकॉज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ 200 - 20 plus 10t. Typical example of time, speed, distance, AP plus how they cover the distances. ठीक है, तो यहां से if I take 200t
t-1, तो ये आ जाएगा 180 प्लस टी, है ना, प्लस 10t। तो मैं यहाँ से 20t ले लेती हूँ, t-1, और 18 प्लस टी आ जाएगा, 10 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई कर दो, t+18 20t, t² - 17t - 18, और यहाँ से t² - 20t -17t - 18, है ना, मैंने कुछ गड़बड़ की है। तो पहले कॉमन नहीं ले सकते थे। हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लो। तो मैंने कहाँ गड़बड़ की है, 200, फर्स्ट टर्म तो वही है, -20, तो ये प्लस नहीं 80 होगा, -220, 180 +10t, t+18, t² - 17t - 18। क्या गड़बड़ किया मैंने, तो ये t+t था, हाँ, t-1 था, ये भी ठीक है। मेरी गलती हुई है, मुझे वो नहीं, आंसर तो 6 मिनट ठीक है। तो ये आ जाएगा 100t = t-1/2, 200 प्लस 10t - 20 हो गया। हम्म, तो ये मैंने 200t लिया, t-1, और यहाँ से आ जाएगा 180 प्लस 10t। तो अब ये जीरो कैंसिल हो गया, सो 20t = t-1, और क्या आ जाएगा ये, t+18। हाँ, मेरी गलती पता क्या हुई थी, 20t, आप समझ में आएगा, कुछ नहीं किया हुआ मैंने, यहाँ पे 17t लिखना था, है ना, तो वो 3 आ जाएगा। मैंने इसको -17 लिख दिया, वो दोनों -37 हो रहा है, तो वहां पे आई गॉट कंफ्यूज। ये 3t - 18, ऑफ कोर्स, t² - 60 प्लस 3t - 18। बस इसमें एक ध्यान रखना, अगर ये कॉम्पिटिशन्स में आता है ना, तो लिखते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन स्टार्ट्स, कि पुलिसमैन के अगर स्टार्ट से टाइम करोगे तो 5 मिनट्स है, और अगर थीफ के रनिंग टाइम से करोगे तो वो 6 मिनट्स है। ठीक है, आफ्टर पुलिसमैन स्टार्ट रनिंग द आंसर इज 5 मिनट्स, t-6 प्लस 3t - 6। तो t की वैल्यू 6 मिनट्स आ जाएगी। द थीफ हैज रन फॉर 6 मिनट्स, सो आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्ट्स ही इज कॉट इन 5 मिनट्स। ठीक है, सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स द पुलिसमैन catches the thief, and thief has run for 8 minutes, for 6 minutes। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, सबको क्लियर है इतना? कोऑर्डिनेट स्टार्ट करें, इसमें कोई डाउट, कुछ जनरल ना समझ में आया हो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देना। ठीक है, कर दो रेस। अब हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना हम लोग 9th में करके आए हैं उतना तो हमें बेसिक ज्योमेट्री याद रखनी है, कोऑर्डिनेट रखना है, बट इसमें हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज व्हेन वी डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग पोजिशंस टू द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ब्रांच है जहां पर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को पोजिशन वाइज स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने प्लेन को, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। x axis, y axis, every point on x axis is of the form x, 0। इक्वेशन ऑफ x axis क्या होती है,
y equal to 0. Every point on y is of the form 0 comma y and equation of y axis is x equals to 0. क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव एंड यहाँ पर पहला पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव. कोऑर्डिनेट्स को x एंड y की फॉर्म में लिखते हैं. x इज कॉल्ड द एब्सिसा, y इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट. x इज कॉल्ड एब्सिसा, y इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट. ये जनरल हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, है ना? अच्छा, अब मान लो मैं आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आई गिव 2 पॉइंट्स रैंडमली. ठीक है, आपको पॉइंट दिया हुआ है 2,4, एक पॉइंट ए, और पॉइंट बी दे रही हूं 2,9. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? एक 2,4 है, तो अगर आप इसे ड्रॉ करोगे कुछ ऐसे आएगा. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो कुछ ऐसे आ जाएगा. दिस इज पॉइंट 2,4 और मैं ले रही हूं 2,9, तो 5, 6, 7, 8 एंड 9, कुछ यहां आ जाएगा. आप कह रहे हो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लिया ना. 5 यूनिट्स आ जाएगा. थोड़ा सा प्लॉट कर. अब मैं रैंडमली आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दे रही हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पॉइंट है 2, 4 एंड 3, 9. अब एक पॉइंट 2, 4 यहां है, 3, 9 मतलब कुछ यहां आ गया. अब इनका डिस्टेंस जो है वो स्लांट में चला जाएगा. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है, लिखो, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज बता भी नहीं रही है. मैं इसका पूरा डेरिवेशन आपको करवा दूंगी कैसे आया है. टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पॉइंट्स को मैंने लिखा है x1 y1 और दूसरा है x2 y. ठीक है, आपने प्लेन में 2 पॉइंट्स प्लॉट किए, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. राइट, तो एक पॉइंट है मेरे पास a, मान लो x1 y1, और दूसरा पॉइंट कुछ ये है b, x2 y. ठीक है, अच्छा, ये x1 को अगर मैं x एक्सिस पे लेके जाती हूँ और y एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? x1 आएगा ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या आएगा? y. अब मैं इसको लेके जाती हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? ये x2, और ये क्या आएगा? ठीक है, ये तो मैंने पॉइंट्स की लोकेशन के हिसाब से उन्हें दे दिया. अब मुझे डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में, है ना? डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ऐसे स्लांट में जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहां से भी इसको ड्रॉ कर देती हूँ. राइट, सो कैन यू फाइंड, टेल मी दिस लेंथ, जो ये लेंथ है, ये कितनी होगी? यहां तक x2 थी, यहां से x1, तो क्या मैं इसको x2 माइनस x1 लिख सकती हूँ? और ये वाली लेंथ को, ये क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल. क्या निकालना है? ए बी हाइपोटेन्यूज. तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको, बिटवीन 2 पॉइंट्स. कुछ नहीं है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई भी नई चीज आपको नहीं सिखा रहा है, वो सिर्फ आपको लोकेशन बेसिस पर पॉइंट्स के हिसाब से आपको बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट निकालनी हो, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी, है ना? हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो, लाइन सेगमेंट दिया, मैंने उसको इस ऐसे प्लेन में, मतलब मैंने कोई भी रैंडमली आपको लाइन ड्रॉ करके दी, मैं इसको उठा करना, इस लाइन को पिक करके आई प्लेस इट हियर. ठीक है, मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लेती हूँ, इसका लास्ट वाला पॉइंट मार्क करके आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. अब इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं टिल्ट में रख रही हूँ, तब भी हम इसको प्लेस कर लेंगे कहीं भी. अच्छा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फर्क होगी. मैंने इसको यहां रखा, जितनी लेंथ यहां आई है उतनी यहां पे रखेंगे, उतनी यहां आएगी. लाइन सेगमेंट तो सेम है, तो जिस मर्जी क्वाड्रेंट में मैं प्लेस कर दूं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विल रिमेन द सेम. समझ में आ गया? ठीक है, तो आपका स्क्वायर ना हमेशा इस चीज को देख ही लेगा कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी.
लाइन सेगमेंट की लेंथ, जो ये आंसर आएगा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दोनों स्क्वायर हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और स्क्वायर रूट में है। दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, दोनों का स्क्वायर डिफरेंस प्लस होगा, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, यहां माइनस मत कर देना फॉर्मूला में, और स्क्वायर। क्लियर हो गया? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था 2, 4 और 3 और 9 के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। अब आप 2 - 3 करो या 3 - 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लिखोगे 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस किया, तो जैसे आपने 3 - 2 लिखा है ना, तो वहां से 9 - 4 ही लिखना, ये ऑर्डर मत ब्रेक करना। ठीक है, यहां फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देर आर टाइम्स जब कोऑर्डिनेट आगे जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ऑर्डर मैटर्स। तो 9 - 4 कितना हुआ? 5 का स्क्वायर, तो 25 + 1 √26 यूनिट्स। तो अगर मैं 8.24 पे मार्क करूंगी, 8.39 पे मार्क करूंगी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मेजर करूंगी, दैट विल बी √26 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज √26 यूनिट्स। क्लियर हो गया? सबसे अच्छा एग्जांपल आप जब वो करते हो ना, गूगल आपको जब स्कूल फॉर्म फिल करते हो बताते हो ना, डिस्टेंस ऑफ दिस लोकेशन फ्रॉम योर होम, डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम, तो आप कहते हैं ना मैप्स के साथ थ्रू देखो। तो मैप ने भी डिस्टेंस कैसे मेजर किया? कोऑर्डिनेट के साथ ही। तो वो एरियल डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद दे ट्राई टू प्लॉट कि उसको सर्कल में लेकर गए, पर मैक्सिमम एरियल डिस्टेंस ही होता है। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, कर्वी डिस्टेंस नहीं है कि ऐसे घूम कर गए, ये बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है। इन बिटवीन कोई हर्डल नहीं है, डायरेक्टली हमने स्ट्रेट लिया है, कोई कर्व नहीं लिया कि ऐसे नहीं घूम कर गए। क्लियर हो गया? दिस इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सबसे पहला फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इस पे। दूसरी चीज, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया ना, विच इज x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब लिख लो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। वैसे तो कोई भी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। ओरिजिन का मतलब कौन सा पॉइंट दे दिया आपको? 0, 0, और पॉइंट में कहीं भी प्लेस कर दो। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना? बिल्कुल आसान हो जाता है। याद है ना, ये तो क्वेश्चंस किए भी हुए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। मैं कहती थी ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, नाउ यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस, है ना? तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाता है कि क्योंकि हमारा x1 तो 0 है, y1 भी 0 है, क्योंकि 1.00 है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। इफ आई से x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, जो पॉइंट दिया है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लो। समटाइम्स एमसीक्यू में कुछ इसी के रिलेटेड, आई डोंट रिकॉल एज सच, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसा एक क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली ना आपके एमसीक्यूज में आया हुआ है, जिसमें हम डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन करें। पहले तो ना यहाँ पर आपको डिस्टेंस ही दिया जाएगा, 2 पॉइंट्स। अपनी बुक निकाल लो, बुक से ही करना है, इसके बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी। अभी 1-2 दिन ना डिस्टेंस फॉर्मूला ही चलेगा। सो ओपन योर बुक, दैट्स पेज नंबर 1099 पर चैप्टर स्टार्ट होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में मेंशन किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा रही है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 बाद में करेंगे। हमारे पास पहले तो बेसिक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 105। पेज 105, exercise 7.1, question number 1, which says find the distance between the following points। तो आप पॉइंट्स को ना हमेशा नाम दे दो ए बी और ए बी। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। 2 - 4 का होल स्क्वायर, बस 2 पहले लिखा है ना, तो 3 उसके y को भी पहले ही लिखना। इस ऑर्डर को फॉलो कर लो कि जिस पॉइंट को पहले लिख रहे हो ना, जिसके x को पहले लिखा उसके y को पहले लिखो। बात समझ में आ गया? इसलिए करवा रही हूँ, यहां नहीं फर्क पड़ेगा। इवन इफ यू लाइक 1 - 3, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन आगे जाकर ना ये चीज ध्यान रखने वाली बहुत हो जाती है, तो मैं शुरू से ही करवा देती हूँ। 4 + 4
स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 आंसर विल बी 2√2 यूनिट्स। अगर आप कहो कि इस पे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते पेपर में, ऐसा कोई बेसिक नहीं आएगा, बट हाँ इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, -5, 7, देन यू हैव -1, 3, तो पॉइंट ए पॉइंट बी, ए बी डिस्टेंस निकालना है, स्क्वायर रूट लेंगे, -5 + 1 होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो 4² प्लस 4² आ जाएगा अंडर रूट 4√2 लिख दो। सो वी हैव 4√2 यूनिट्स। थर्ड पार्ट एज वो भी आया हुआ है बनकर, थर्ड पार्ट एमसीक्यू। क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट इज ए बी -a - b, तो अगर इसमें डिस्टेंस निकालना है तो a -(-a) ए हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस b -(-b) b+b होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट 4a² प्लस 4b² अंडर रूट 4 कॉमन ले लिया, a² प्लस b², है ना। और गलती क्या होती है, आप लिखते हैं ये 2ab हो गया, 2a+b हो गया, लेकिन ये होगा 2 स्क्वायर रूट में रहेगा a² प्लस b², और ये आंसर आ जाएगा यूनिट्स। तो ये एमसीक्यू में आया भी हुआ है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेकंड क्वेश्चन भी कर लो। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तुम कह रहे हो कि 2² प्लस 3², ऐसे दो रैंडम नंबर्स दिए, है ना, और तुम कह रहे हो मैं 2 + 3 बाहर ले आऊं, नहीं आ सकता ना। वो चीज है, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो अगर a+b होल स्क्वायर दिया होता ना तब हम कर लेते, पर ये a+b होल स्क्वायर नहीं दिए, तभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया भी हुआ है, बोर्ड्स में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी पर ना और भी ज्यादा और भी क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम्स, ऐसा भी कुछ आ सकता है, देखो जैसे लिखा होता है 2a एंड a, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब देखो इसमें क्या फर्क है, आप लिखोगे 2a - a का होल स्क्वायर प्लस 2a - a का होल स्क्वायर, ये आ गया, तो ये आ जाएगा a² प्लस a² अंडर रूट, सो 2a² अंडर रूट। अब यहां पर a जो है वो अकेली टर्म है, प्लस में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा a√2। लिख लो इसको भी, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एमसीक्यू में देने हैं, बेसिक स्टैंडर्ड जिसमें भी। अच्छा, इस बार क्या हुआ है कि आपके बेसिक को भी आई थिंक 11th में मैथ्स लेने को अलाउ कर दिया ना, जिसने बेसिक मैथ्स लिया हुआ है। सीबीएसई की रूलिंग है कि अगर कोई बच्चा 24-25 सेशन का if he's appeared, he or she's appeared for basic maths and they want to take up maths in 11th, so they can do it, they can take it, but the school needs to ensure। तो इससे एक डिबेट हो गई है कि वाई वी गो फॉर स्टैंडर्ड, देन वाई नॉट गो फॉर बेसिक, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, 11th में तो मैथ्स मिल ही जाएगा। बोर्ड्स के हिसाब से सोचो ना, स्टैंडर्ड वाले मैथ्स में इतना दिमाग क्यों लगाना, फिर हम बेसिक मैथ्स से देते हैं, बेसिक मैथ्स में अच्छे नंबर भी आ जाएंगे क्योंकि इजी पेपर होता है, फिर भी कंपैरेटिवली इजी होता है, इतना ट्रिकी या इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने होंगे, है ना। तो हम बेसिक मैथ्स ले लें एंड देन 11th में बिकॉज द स्कूल विल नो आवर कॉम्पिटेंसी, तो ऑब्वियसली, है ना, कोई उनको अलग से, मतलब पहले रूलिंग था कि दे हैव टू अपीयर फॉर द कंपार्टमेंट टेस्ट एंड देन उसमें अगर अच्छे मार्क्स आएंगे देन दे विल गो फॉर बेसिक, तो एक तो रूलिंग रखो ना, तो जिसने पहले इजी काम कर लिया वो बाद में उसको मन किया मैथ्स लेने का, डजंट मेक सेंस। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में 0,0 एंड 36,15। ठीक है, तो ओरिजिन से 36 6 15 का डिस्टेंस निकालना है, तो आपने लिखा डायरेक्टली 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर्स निकाल लो मल्टीप्लाई करके, फिर उन्हें ऐड कर दो, तो आपके पास ये बन जाएगा 1521। ठीक है, अच्छा पाइथागोरन ट्रिपलेट की ना एक और खासियत होती है कि आपने एक बेसिक ट्रिपलेट ले लिया
उसके मल्टीपल्स भी आगे ट्रिपलेट ही होते हैं। तो 36 जो है ना, वो 3 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है, तो मैं ऐसे लिख लूंगी 3 × 12 का होल स्क्वायर। ठीक है। और 15 जो दिख रहा है मुझे 3 × 5 का होल स्क्वायर। कॉमन मल्टीपल देखकर 12 और 5 ट्रिपलेट बनता है कोई? अगर 12 और 5 पाइथागोरस में दिया हो आपको, साइड्स में एक 12 एक 5, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या बनकर आएगा? 13 बन जाएगा ना। 144 + 25 इज 169, है ना। तो जो हमारा इसका आंसर होगा, अगर आपको लगता है ना ये कैलकुलेशन हमें एमसीक्यू में मुश्किल लग रही है, तो मल्टीपल ऑफ अ ट्रिपलेट इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। तो यहां पर आपका 12 और 5 के साथ 13 आता है ना, तो जो कॉमन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर होगा 39। इसका स्क्वायर रूट जो है वो 39। मल्टीपल ऑफ अ ट्रिपलेट इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। बेसिक ट्रिपलेट लो जिसमें प्राइम नंबर आता है। तो अगर आपने 3 4 5 लिया है ना, तो आपने चेक किया होगा 6 8 10 भी ट्रिपलेट है, कुछ नहीं, इसका मल्टीपल है। ठीक है। 5 12 13 हमारा ट्रिपलेट है ना। तो 5 × 2 10, 12 × 2 24, 13 2 26, इसमें भी पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा। इसमें भी a² + b² आएगा। ठीक है। तो ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई जब किया तो 15 20, 15 3, फिर 36 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 39। तो ये कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। कैसे कि अगर आपको ये एमसीक्यू में आया होगा तो तुम डायरेक्टली 39 मार्क कर सकते हो। समझ में आ गया ना? आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा इसमें। राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। कि मान लो ना मैंने आपको 3 4 पॉइंट्स दे दिए, और फिर मैंने कहा कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताओ। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी यही है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन, और अभी आया भी हुआ क्वेश्चन, हम एग्जांपल भी करेंगे। तो हमें पॉइंट दिया हुआ है, देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पॉइंट को नाम दे देती हूँ। जैसे -1 -2 लिखा है, मैं उसे ए लिख दूंगी। फिर बी 1 0, सी -1 2, एंड डी -3 0। So I have all these 4 points. टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो रिवाइज ही कर लो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, कोई तो एनी जनरल हो जाएगा। लेकिन कोई स्पेशल टाइप हमने की हो, फिर हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, है ना। और दूसरा क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम देखना है, मुझे जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मुझे बताना है वो पैरेललोग्राम है या नहीं। आपको ये 4 पॉइंट्स गिवन है, -1 -2, बी 1 0, सी -1 2, डी -3 0। हम इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ निकाल लेंगे, मतलब आपको चारों साइड्स निकालने हैं, ए बी बी सी डी ए। अगर ये क्वाड्रिलेटरल होगा तो ए बी, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। ठीक है। लिख लो इन चीजों को, टू चेक फॉर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। इन केस ऑफ, पहले लिखो इन केस ऑफ ट्रायंगल्स। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कौन कौन से, जो आपके वाले केस में, वैसे तो हमारे पास बहुत फॉर्मूला है, बहुत इजी वे में भी चेक कर सकते हैं, पर सबसे पहला है कि इन केस ऑफ ट्रायंगल्स, अगर मुझे स्केलीन ट्रायंगल चेक करना है तो ऑल साइड्स शुड बी अनइक्वल। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ए बी सी, आप ए बी निकालोगे, बी सी की लेंथ निकालोगे, ए सी की लेंथ निकालोगे, तीनों ही अनइक्वल आए। ठीक है। ये चेक कर लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है अभी के ही। फिर हमारे पास सेकंड क्या आता है? आइसोसलस ट्रायंगल। आइसोसलस में फिर से आपने ए बी बी सी ए सी निकाली, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी, रैंडमली कोई भी, मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, एनी 2 साइड्स इक्वल, थर्ड साइड अनइक्वल। सो इफ आई से
ए बी इज इक्वल टू बी सी, बट ये दोनों ही ए सी के इक्वल नहीं है ना, कोई भी रैंडम दो साइड्स। अब टेकन ए बी बी सी, इट कुड बी ए बी ए सी, इट कुड बी बी सी ए सी, एनी टू साइड्स इक्वल। और अगर इक्विलेटरल चेक करना है तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल। अब मतलब लेंथ ऑफ थ्री साइड्स तो आप निकाल ही रहे हो, ठीक है, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स तो आप निकाल रहे हो, आपने तीनों साइड्स की लेंथ निकाली, तीनों इक्वल आ गया, आपने कह दिया ट्रायंगल इक्वल है। वही हमारा फॉर्मूला होता है। एक चीज डिस्टेंस फॉर्मूला से जो और चेक कर सकते हैं वो है, देखो, वी कैन चेक फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वो कैसे? ठीक है, हम चेक कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल दिया होगा, आपको तीन वर्टिसेस उसके गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ए के, बी के, सी के। आपने ए बी, बी सी और ए सी निकाल लिया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या अप्लाई होता है साइड्स के बेसिस पर? क्या अप्लाई होता है? मान लो मैंने ए बी सी ऐसे बनाया, क्या अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे नहीं पता कि राइट एंगल कौन से पे बन रहा है, मैंने रैंडमली यहां बी लिया है। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर, वो हाइपोटेन्यूज बन गई लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक हो गया? अब इसी में एक और ट्विस्ट ऐड कर लेना कि आपको रैंडमली कोई भी तीन वर्टिसेस दिए होंगे, है ना, आप ए बी बी सी ए सी तो निकाल लेते हो, आपको दिख जाएगा उसमें दो साइड्स इक्वल, आप कहोगे आइसोसेलेस तो है ही है, राइट। साथ ही साथ पाइथागोरस भी थ्योरम चेक करनी है। अगर स्केलीन आ रहा है, राइट एंगल आ रहा है, इक्विलेटरल तो होगा ही नहीं, ऑल थ्री साइड्स, तो वो पाइथागोरस नहीं हो सकता। इन केस ऑफ स्केलीन एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलवेज चेक फॉर पाइथागोरस थ्योरम। स्केलीन में भी राइट एंगल हो सकता है, आइसोसेलेस में भी राइट एंगल हो सकता है। सो राइट एंगल स्केलीन ट्रायंगल हर बार चेक करना है, और राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हर बार चेक करना है। होता क्या है कि हम साइड्स के बेसिस पे तो चेक कर लेते हैं, पाइथागोरस आपको चेक करना ही होगा कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्लियर हो गया इतना? पैरेललोग्राम वाला कल करवाऊंगी, पर अभी के लिए जो क्वेश्चन करो ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका। Do the points form a triangle? If so, name the type of triangle formed. ठीक है, एग्जाम्पल 1। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू में भी आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द गिवन 3 पॉइंट्स। एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 102 पर, जिसमें लिखा है डू द पॉइंट्स। आपको पॉइंट दिया हुआ है 3 2, तो मैंने इनको नेम दे दिया, ए 3 2, बी है -2, -3, सी है 2, 3, कि क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो आपने पहले ए बी निकाल लिया, फिर फाइंड बी सी। ना द रीजन वाई आई गिव द नेम, बिकॉज मुझे पता है मैं कौन से दो पॉइंट्स को माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ए और बी को लिखूंगी 3 + 2 का होल स्क्वायर +2 + 3 का होल स्क्वायर, ऊपर लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसकी वर्कशीट तो नहीं मैंने दी हुई, मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ, कल आपके पास वर्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम के आंसर्स भी दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इतने प्रैक्टिस कर लो, काफी है। तो दिस विल बी 5√2 यूनिट्स। बीसी निकालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर +-3 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट
विच इज 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, विच इज 25, सॉरी 5 मिनट्स, 336। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 52। अब AC अगर हम निकालेंगे तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट विच इज 2 स्क्वायर रूट 2, है ना। तो आपको ऑन द फेस ऑफ इट क्या लग रहा है, क्या बना ये? हाँ जी, क्या बना? स्केलिंग तो बन गया है ना। लेकिन साइड साइड बाय साइड ना, आपने हमेशा चेक करना है इसमें सबसे बड़ी साइड आपको कौन सी लगती है। इसको √50 लिख दो, सबसे बड़ी साइड कौन सी लग रही है? तीनों में सबसे बड़ी कौन सी साइड होगी? √52। तो क्या √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर? ठीक है ना। तो इसमें हम कंक्लूड कर देंगे दैट दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। स्केलीन तो है पर राइट एंगल्ड भी है। आपको स्केलीन लिखने के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, राइट एंगल लिखने के नंबर मिलेंगे। सो ये स्केलीन है बट ये राइट एंगल्ड है, तो इसकी जो क्वालिटी है, सबसे प्रोमिनेंट फीचर है, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, किस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है ये बता सकते हो? तो आप क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ कर देना। आपको ABC नहीं, आपको बताना है किस कोऑर्डिनेट पर, एक्स की कौन सी वैल्यू पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है। आपने मान लो मैंने लिखा कि रैंडमली मैंने तो ऐसे बना लिया ना कि यहां पर है, बी पर है कि नहीं है। इसको मैंने लिखा 3,2, इसे लिखा -2, -3 और इसे लिख दिया 2,3। ठीक है। AB की लेंथ आपने कितनी निकाली है, √50। BC कितनी निकाली है, √52। सबसे लॉन्गेस्ट साइड √52 है ना, उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा हुआ, 3,2। तो राइट एंगल कहां बन रहा है, 3,2 पर। बात समझ में आ गई। तो ये फिगर मेरा इज नॉट जस्टिफाइंग। आपने करना क्या है कि आपने देखना है, ट्राइंगल बना लिया, इसके वर्टिसेस मेंशन कर दो, विच इज 3,2 -2,3 2,3। तो राइट एंगल का जो वर्टेक्स है वो उन तीनों में से कौन सा है। तो आपने डिस्टेंस निकाला ना 3,2 और 2,3 में, 3,2 -2 -3 में डिस्टेंस निकाला तो √50 आया। -2 -3 और 2,3 में डिस्टेंस निकाला तो √52 आया। लॉन्गेस्ट साइड ये, लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट इज द राइट एंगल। सो राइट एंगल जो बन रहा है, राइट एंगल का वर्टेक्स इज पॉइंट -2, सॉरी 3,2। राइट एंगल का वर्टेक्स इज 3,2। इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो अगर MCQ में पूछा जाए ना, अगर ट्रिकी क्वेश्चन डालना है तो मैं पूछूंगी कि राइट एंगल का वर्टेक्स कौन से पे बन रहा है। द ट्राइंगल इज राइट एंगल, वो अपने आप से नाम दे दे ABC। राइट, आपने तो, मैंने यहां पर नहीं दिया। अगर अपने आप से नाम दिया होता ABC आर द फॉलोइंग वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A? समझ में आ गया। तो आपको पता है कि वो 90 डिग्री है। या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B+C? बात समझ में आ गई। ट्रिकी क्वेश्चन देना है जैसे मर्जी हम दे सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो ये हमारी वर्कशीट मैंने आपको भेज दी, आ जाएगी। आपको ये पूरा एक्सरसाइज मतलब वर्कशीट कर लेकर आनी है अपने साथ, कि एक्सरसाइज कल ये हो जाएगी पर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे इसमें से करवाऊंगी। और कल हमें करने होंगे इसमें क्वेश्चन नंबर, तो पहला स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से करें। ठीक है, चलो जा सकते हो।